जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं के भूगोल का प्रश्न बैंक सॉल्व करेंगे और आपको बता दें कि जो हमारा इसके पहले जो 2 यूनिट्स हैं उनका हम पहले ही विश्लेषण कर चुके हैं और जिसकी लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं जाकर। और साथ ही हमारे प्लेलिस्ट पे जाके आप अदर सब्जेक्ट के और मतलब वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। उसमें अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। और साथ ही आप लोग नए हैं अगर हमारे चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। और हाँ, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ये ज़रूर कीजिएगा, है ना। आइए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की ओर। तो पहला है, पहली बात तो यह है, इसमें 3 अंक के वस्तुनिष्ठ आएंगे और एक क्वेश्चन आपका 4 अंक का आएगा रिसेंटली में। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्रिस्टलीय धातुओं में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है। तो इसमें क्रिस्टलीय गुण का द्विभुजीय प्रिज्म का गुण नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, खनिजों के मूल से संबंधित है। तो जो ये खनिज तत्व आए कहाँ से, तो ये उसका मूल मतलब उसके ये मुख्य स्रोत क्या हैं खनिज की, तो ये कहाँ से आए हैं। तो ये पृथ्वी की गर्त से आए हैं। पृथ्वी की गर्त से मतलब कि जो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो लावा हमारे इस पे धरती पे यानी धरातल पर आता है, तो वो आता है कहाँ से, पृथ्वी की कोर से, है ना। तो जो मैग्मा होता है, क्या होता है, जब आपको यहाँ पे बता दें कि ये होता है ज्वालामुखी क्रिया, ये होता है ज्वालामुखी, और यहाँ पे जो ये जो भरा रहता है तो इसको यहाँ मैग्मा कहा जाता है। और जब ये फटता है और बाहर आ जाता है पृथ्वी पर, है ना, तो इसको ही क्या कहा जाता है, इसको लावा कहा जाता है ना, इसको लावा कहा जाता है। और जो यहाँ पे रहता है ये, इसको मैग्मा कहा जाता है ना, इसको मैग्मा कहा जाता है। तो ये अंदर जब ये मैग्मा होता है, जब ये बाहर निकलता है तो ये लावा में बदल जाता है। तो इसी प्रक्रिया से ये क्या होता है, बाहर आता है। तो ये खनिज कहाँ से आते हैं, मैग्मा से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मूह की कठोरता मापक के अनुसार क्वार्टज का माप है। तो ये है 0.8 यानी 8 है ना। नेक्स्ट देखते हैं, क्वार्ट्ज प्रमुख घटक है। तो जो क्वार्ट्ज जो प्रमुख घटक है वो है इनमें से इनमें से क्वार्टज का जो है, तो यहाँ पे है दोस्तों, ये है रेत व ग्रेनाइट का, है ना। क्वार्ट्ज का प्रमुख जो घटक है वह रेत और ग्रेनाइट है। नेक्स्ट देखते हैं, धरातल पर सर्वाधिक विस्तार मिलता है। तो जो धरातल है उस पर सर्वाधिक विस्तार अवसादी शैलों का मिलता है ना। अवसादी शैलों का क्या होता है कि जो भूपर्पटी है, जहाँ पे अभी हम लोग निवास करते हैं, घर मकान बनाते हैं, इसी को ही क्या बोलते हैं, धरातल बोलते हैं। और यहाँ पे अवसादी शैलें सर्वाधिक हैं। क्या है, जो चट्टानें होती हैं पहले मूल अवस्था में होती हैं और ये कई करोड़ वर्षों, लाखों करोड़ वर्ष पूर्व ये इनका पहले निर्माण हुआ था। तो ये मूल अवस्था में थी। फिर क्या हुआ, इनका तापमान, वर्षा, वायु, जल, इन सब की वजह से क्या हुआ, इनका मतलब अपघटन हुआ और फिर इनका निक्षेपण हुआ और ये क्रिया लगातार चलती रही। इसलिए अब क्या है, अवसादी शैलें सर्वाधिक धरातल पर सर्वाधिक इनका विस्तार मिलता है, सर्वाधिक मात्रा में इनकी शैलें पाई जाती हैं, वो है अवसादी शैलें। नेक्स्ट देखते हैं, माइका का उपयोग होता है। तो जो माइका का उपयोग होता है वो विद्युत उपकरणों में होता है। जो देखते हैं कि जो विद्युत उपकरणों में जैसे करंट ना लगे, इसलिए उसका माइका का उपयोग किया जाता है ना। नेक्स्ट है, अधात्विक खनिज है। तो जो अधात्विक खनिज है वह है सीसा, क्योंकि ये एल्यूमिनियम हो गया, सल्फर हो गया, तांबा हो गया, इनमें क्या है, एक तो विद्युत इसमें प्रवेश कर जाती है ना। और ये धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। एल्यूमिनियम हो गया, सल्फर हो गया, तांबा हो गया, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। और शीशे में ऐसा कुछ नहीं है, शीशा टूट जाता है और ये तन्य भी नहीं होता है, क्योंकि धातुएं तन्य होती हैं। अधात्विक खनिज है शीशा। नेक्स्ट देखते हैं, नदी से संबंधित स्थलाकृति नहीं है। तो नदी से संबंधित स्थलाकृति टिल नहीं है। टिल मतलब टीला,
ये होते हैं वायु के द्वारा निर्मित होता है। प्लेनिप्लेन, कैनियन, गार्ज, छिप्रिकाएँ, मोनाडानोक, ये कुछ है। तो ये है, ये सब क्या है, नदी से संबंधित बनते हैं, है ना। गौखुर झीलें ये सब नदी द्वारा बनती हैं। नदी विसर्पण ये सब इसके द्वारा बनती हैं, नदी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, नदी विसर्पण से संबंधित सही युग्म की पहचान कीजिए। छाड़न झील, ये बिल्कुल। और स्कंद ढाल तट, अंतर्नत बिंदु, ढाल प्रवणता अत्यधिक, ये नहीं होता है इसमें, क्योंकि नदी विसर्पण होती है जब वह सर्प की चाल से चलती है तो उसमें ढाल तीव्र नहीं होता है, बहुत रेंगती हुई चलती है ना, तो इसलिए वहाँ तीव्र ढाल नहीं होता है। जबकि छाड़न झील का निर्माण करती है। छाड़न झील वह होती है जैसे नदी जब इस तरीके से चलती है, ये विसर्पण, नदी विसर्पण जब इस नदी से चलती है तो यहाँ पे जैसे आज यहाँ पे क्या होती है, धीरे धीरे करके इस स्थान पे क्या होता है, रेत भर देती है ना। रेत भरती जाती है तो ये फिर एक दिन ऐसा आता है कि ये नदी फिर सीधी बहने लगती है यहाँ से, है ना। तो इसी को ही छाड़न झील बोलते हैं। छाड़न झील का निर्माण हो जाता है, यह एक झील नुमा आकृति बन जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेलेग्माइट है, इसको देख लीजिएगा, स्टेलेग्माइट है ना। तो यहाँ पे देखिए स्टेलेग्माइट है, ये फर्श से छत की ओर, इसका है तीसरा आंसर, फर्श से छत की ओर बढ़ते हैं। क्या होता है जब हम कभी भी हिम कंदराओं में या हिम जाते हैं, कभी गुफाओं में, कभी देखते हैं आप लोग, अगर चित्रकूट गए होंगे तो वहाँ पे स्पष्ट रूप से ये दिखने को मिल जाती हैं, है ना। ये जब अंदर कौन सी वो याद नहीं आ रहा, तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे जो अगर किसी गुफा में जाते हैं तो ऊपर से इस तरीके से गुफा रहती है, और यहाँ से हम लोग जब नीचे से जाते हैं तो ऐसे इस तरीके से जो स्तंभ टाइप के जो मिलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टेलेग्माइट। और स्टेलेक्टाइट होते हैं ये ऊपर से नुकीले तरीके से ये, और इनमें बूंद बूंद करके पानी रिसता रहता है, इस तरीके से होते हैं, इनमें बूंद 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 करके ऐसा पानी रिसता रहता है, और इनके नीचे ही ये बनते जाते हैं, और इस पे एक दिन ऐसा आता है ये स्तंभ मिल जाते हैं, तो इसको स्तंभ बोलने लगते हैं फिर, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, प्रवाहित जल किस वर्ग का है। तो प्रवाहित जल है रासायनिक अपरदन का, क्योंकि सॉरी यांत्रिक, और सॉरी इसका है यांत्रिक व रासायनिक। क्योंकि यांत्रिक का मतलब होता है, प्रवाहित जल होता है वो लगातार बहता रहता है, तो मतलब वह जो लगातार क्रिया होती है, एक जैसी क्रिया होती है, तो वह यांत्रिक होती है। और रासायनिक होती है वह, क्योंकि जल में कई रासायनिक तत्व घुले रहते हैं, तो जिससे क्या होता है, इसमें इसके साथ जो रसायन होता है वह मिलता जाता है, और चट्टानों को तोड़ते हुए, है ना, चट्टानों को तोड़ता है और आगे बढ़ता जाता है। तो जिससे जैसे पहले जब नदी अपनी युवावस्था में होती है तो बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ देती है, फिर जैसे ही वह प्रौढ़ावस्था में आती है, मतलब, है ना, प्रौढ़ावस्था में आती है तो वह अपने साथ छोटे छोटे पत्थरों को बहाते ले आती है, और फिर एक समय ऐसा आता है बालू पूरे क्षेत्र में फैल जाती है। तो इसी प्रकार से वायु का भी निर्माण होता है प्रवाहित जल द्वारा, है ना। नेक्स्ट है, पवन की अपरदनात्मक स्थलाकृति है। तो पवन की जो स्थलाकृति है वह परवलयक है ना, ये परवलयक है। हिमनद से संबंधित स्थलाकृति नहीं है, तो ये कैवस है। नेक्स्ट इसका दोस्त कैवस है ना। और अब देखते हैं, भूमिगत जल की अपरदनात्मक स्थलाकृति नहीं है, तो ये है आस्तुतास्म है इसका, ना, तो ये है डी इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये देखते हैं हम सत्य असत्य। नदी कैनियन एक निक्षेपालक स्थलाकृति है, नदी कैनियन नहीं है, ये असत्य है। पहला इसका क्या है, असत्य है, क्योंकि ये क्या है, जो कैनियन होता है अपने युवावस्था में बनाती है नदी, और युवावस्था में ये अपना निक्षेपण नहीं करती है, बल्कि ये अपनी बहुत तेज़ी से गिरती है जहाँ से नदी, तो वहाँ अपना कटाव करती जाती है, और अपने साथ संपूर्ण क्षेत्र को, जो मुलायम चट्टानें होती हैं उनको काट के आगे बहा ले जाती है, निक्षेप नहीं करती है ना। पवन देखते हैं नेक्स्ट, पवन अपरदन शुष्क क्षेत्रों की अपेक्षा जीव क्षेत्रों में अधिक होता है, तो ये भी असत्य है ना, क्योंकि जो पवन अपरदन होता है वह शुष्क क्षेत्रों में ही होता है ना।
शुष्क क्षेत्रों में ही होता है। जैसे जो वायु, अधिकांशतः वायु का प्रभाव आपको रेगिस्तानों में मिलता है वायु के द्वारा। कई जैसे कि अभी राजस्थान का जो क्षेत्र है वह थार का जो मरुस्थल है वह बढ़ता जा रहा है, वह पवन अपरदन के द्वारा ही हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, सामुद्रिक तरंगों द्वारा एकत्रित पदार्थों से बना उथला भाग पुलिन कहलाता है। तो ये सत्य है, ये पुलिन कहलाता है, यानी ये सामूहिक तरंगों द्वारा एकत्रित पदार्थ से बना उथला भाग पुलिन कहलाता है ना। भूमिगत, नेक्स्ट देखते हैं, भूमिगत जल के अपरदन चक्र में, भूमिगत जल के अपरदन चक्र में मरुस्थलीय प्रदेश का विशेष महत्व होता है। भूमिगत जल के अपरदन चक्र में मरुस्थलीय बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि मरुस्थल अलग है और भूमिगत जल अलग है। भूमिगत जल मतलब भूमि के अंदर, धरातल के अंदर जो बहता हुआ जल होता है ना, वह अपरदन चक्र में मरुस्थलीय प्रदेश, और मरुस्थल कहाँ होते हैं, धरातल के ऊपर, और भूमिगत जल कहाँ होता है, भूमि के नीचे। तो इसका कोई महत्व नहीं है ना, ये रिलेट ही नहीं कर रहा है। तो ये भी कैसा है, ये भी कैसा है, असत्य है ना। अब देखते हैं डा, लोएस पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई महीन मिट्टी के निक्षेप होते हैं। ये बिल्कुल सत्य है आप लोगों का, क्योंकि ये लोएस का मैदान भी होता है, एक है लोएस का मैदान, और ये पवन के द्वारा बनाई जाती है ये आकृति इनकी निक्षेपण द्वारा। नेक्स्ट है, कंकड़ बालू से निर्मित लंबाकार टीले एस्कर कहलाते हैं। तो ये असत्य है, क्योंकि ये एस्कर नहीं कहलाते हैं, लंबे टीले, है ना। नेक्स्ट है, हिम नदी की अपरदनात्मक स्थलाकृति ड्रमलिन है। तो ये असत्य है ना। तो ये ड्रमलिन नहीं होती है, ये असत्य है आपका। नेक्स्ट है, महासागरीय तरंगें अपतट रोधिका का निर्माण करती हैं। महासागरीय जो तरंगें हैं अपतट रोधिका का निर्माण करती हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि जो महासागर की जो तरंगें होती हैं, जो तटीय भागों में जो होती है, रोधिका का काम करती हैं। नेक्स्ट है, वायु अपरदन का एक उदाहरण छत्रक शिला है। तो वायु के अपरदन का एक उदाहरण छत्रक शिला है। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यह वायु के अपरदन से ही इसका निर्माण होता है, छत्रक शिला होती है। अभी हम आपको इसमें बताएंगे हम, है ना, इसके उदाहरण के मतलब चित्र सहित बताया गया है, अभी हम बताएंगे। और हाँ, आप लोगों को बता दें कि ये आप लोगों के लिए बहुत ही डिस्क्रिप्टिव टाइप से बताया जा रहा है। तो आप लोग इसको पूरा देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा इसमें, और पढ़ने में भी ऐसा लगेगा जैसे कि हम क्लास में बैठे हुए हैं और पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखिएगा। हमारे सभी जो भी लेक्चर हैं सब डिस्क्रिप्टिव हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्लास जैसी फीलिंग आएगी। ठीक है, देखिए आगे, बालू का स्तूप का निर्माण पवन की दिशा में होता है। तो ये असत्य है, क्योंकि वायु की दिशा में नहीं होता है, वायु की विपरीत दिशा में होता है ना। नेक्स्ट देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्थल मंडल से नेक्स्ट है, स्थल मंडल के प्रतिशत भाग पर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये है लगभग 75%, है ना, लगभग है 75%, है ना, लगभग 75% भाग पर। आग्नेय लैटिन भाषा के इग्निस से बना है। तो इसका क्या है, इग्निस से बना है, इग्निस, है ना, इग्निस से बना है। ग्रेफाइट चट्टान का उदाहरण है। तो जो ग्रेनाइट है वह आग्नेय चट्टानों का, है ना, ये लिखा है आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिएगा, खनिज की चिमनी समतल तथा कमजोर सतह को तल कहते हैं। तो इसको है बिदलन, इसको बोलते हैं बिदलन, है ना, बिदलन तल कहते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, धातु गलाने, पेंसिल निर्माण तथा परमाणु ऊर्जा यंत्रों में चट्टान का उपयोग होता है। तो इसमें होता है आपकी ग्रेफाइट चट्टानों का उपयोग होता है। तो ग्रेफाइट से ही क्या होता है, पेंसिल का निर्माण होता है। ये वही ग्रेफाइट है जिससे हम लिखते हैं, इसको ग्रेफाइट बोलते हैं,
है ना, इसको ग्रेफाइट बोलते हैं। नेक्स्ट है पवन द्वारा विक्षेपित अवसाद से चट्टानों की रचना होती है। तो पवन के द्वारा जो विक्षेपित जो चट्टान विक्षेपित अवसाद होते हैं उनसे वायुड़, है ना, वायु के द्वारा उड़ाकर लाई गई होती है, इसलिए उसको वायुड़ बोलते हैं, विक्षेपित होती है। नेक्स्ट है श्रृंग, प्रस्तर, हेलाइट, हेलाइट परिवर्तन का उदाहरण है ना। तो ये रासायनिक परिवर्तन का है ना, तो ये क्या है, रासायनिक, रासायनिक, है ना, तो ये रासायनिक है यहाँ पे इसका आंसर। ऊष्मीय कायांतरण के, तो जो ऊष्मीय कायांतरण के प्रकार हैं, तो वो ऊष्मीय कायांतरण के एक तो संपर्क, संपर्क होना चाहिए, और दूसरा है यहाँ पे प्रादेशिक, है ना, प्रादेशिक, है ना, प्रादेशिक। नेक्स्ट है प्राथमिक सेलें। तो प्राथमिक जो सेलें होती हैं, जो प्रथम रूप से पहले आई हैं और जो सबसे कठोर होती हैं, वह है आग्नेय, है ना, आग्नेय चट्टानें, ठीक है। तो कौन, आग्नेय को आग्नेय कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों के लिए सही जोड़ी, है ना, तो जो धात्विक खनिज है ना, धात्विक खनिज है वो कौन सा है, लोहा है। तो धात्विक खनिज हो जाएगा लोहा। अधात्विक खनिज है ये गंधक होता है, और कायांतरित चट्टान होती है वह स्लेट होती है ना। आग्नेय चट्टान होती है ये बेसाल्ट होती है, अवसादी होती है ये पोटास होता है ना। तो ये आप लोगों बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इसमें से इसका दूसरा है ना, तो नदी अपर्दन। तो नदी का जो अपर्दन होता है ना, वह गार्ज, है ना, गार्ज का निर्माण होता है। नदी के अपर्दन से गार्ज का निर्माण होता है ना। वायु निक्षेपण, वायु के निक्षेप से बालू का स्तूप का निर्माण होता है, बालू का स्तूप का निर्माण होता है। हिम अपर्दन से, हिम नदी होती है, उसके द्वारा जो अपर्दन, हिम नदी के द्वारा जो अपर्दन किया जाता है उससे यू आकार की घाटी, यू आकार की हिम अपर्दन से, सॉरी, हिम अपर्दन से यू आकार की घाटी बनती है। भूमिगत जल निक्षेपण, घा है भूमिगत जल निक्षेपण आस्तुताश्च, है ना, ये भूमिगत जल आस्तुताश्च होता है। नदी निक्षेपण, नदी निक्षेपण जो होता है यहाँ पे, तो जो नदी का निक्षेपण है वह बाढ़ का मैदान। नदी जब क्या होती है, अपने साथ जो मलबा लाती है, काटते हुए लाती है, तो वह अपने आसपास के क्षेत्रों में फैला देती है, यानी बाढ़ के मैदान में फैला देती है, तो उसी को बाढ़ का मैदान बोलते हैं। भूमिगत जल अपर्दन, है ना, तो जो भूमिगत जल अपर्दन होता है वह पुलिन का निर्माण करता है ना, भूमिगत जल अपर्दन पुलिन का निर्माण करता है। नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें, एक वाक्य में उत्तर दे दिए, है ना। पेट्रोलॉजी, है ना, तो जो पेट्रोलॉजी क्या है, तो ये जो पेट्रोलॉजी शब्द है वह शिला विज्ञान कहलाता है। कौन सा विज्ञान कहलाता है, शिला विज्ञान, है ना, चट्टानों का अध्ययन, शिला विज्ञान, है ना, पेट्रोलॉजी शिला विज्ञान। पवन द्वारा उड़ाकर ले गए महीन कणों को किस चट्टानों का निर्माण होता है, तो इनसे अवसादी चट्टानों का, है ना, अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। रूपांतरण प्रायः कितनी गहराई में होता है, रूपांतरण प्रायः कितनी गहराई में होता है, तो पृथ्वी की सतह से प्रारंभ होता है ना, प्रायः कितनी गहराई में होता है, तो ये पृथ्वी की लगभग जो रूपांतरण होता है, अब रूपांतरण का तो कितनी भी गहराई, नीचे जितनी जल चले जाते हैं, मतलब पृथ्वी की सतह से लगभग 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, यानी कितनी भी, यानी जैसे ही हम पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करते हैं और रूपांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है ना। घा देखते हैं, उच्च ताप बाधाओं के कारण सेलों में क्या परिवर्तन होता है, तो इसमें क्या होता है, कायांतरण होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों घा का कायांतरण, है ना, कायांतरण, या इसी को बोलते हैं रूपांतरण, है ना।
तो क्या होता है, रूपांतरण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मैग्मा के निर्माण में मुख्यतः कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो मैग्मा के रूपांतरण में, तो सॉरी, मैग्मा के निर्माण में मुख्य रूप से दाब, है ना, दाब बहुत ज़्यादा प्रभावी है ना। दाब कैसा है, दाब बहुत ज़्यादा प्रभावी है ना। क्या होता है कि जैसे कि जितना हम दबाव डालते हैं, जैसे कि पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उसका दबाव निचली सतह पे है, निचली का एकदम अंदर के जो कोर पे है, तो वहाँ का जो जितना तापमान और उस पर दबाव बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वह कैसा होता है, मैग्मा के रूप में उसमें परिवर्तित हो जाता है। चट्टानें पिघल जाती हैं, इतना तापमान हो जाता है अंदर, है ना। नेक्स्ट है, नदी द्वारा, नदी वृद्धावस्था में कोई एक विशेषता, नदी की वृद्धावस्था में, है ना, तो नदी की जो वृद्धावस्था में एक तो क्या होता है, ढाल जो है वह मंद हो जाता है, ढाल जो है बहुत धीमा हो जाता है, इसलिए नदी बिल्कुल धीमी धीमी गति से बहती है। और सहायक नदियाँ भी इसकी कम हो जाती हैं, क्योंकि जो नदी मिलती है वह इसकी या तो शुरुआत में मिलती हैं, युवावस्था में या प्रौढ़ावस्था में। वृद्धावस्था तक ये जितनी भी नदियां हैं इसी से, बल्कि कई इसी की धाराएं हो जाती हैं, कई जगह ये बट जाती है। जब समुद्र में गिरने वाली होती है तो ये कई धाराओं में विभाजित हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक तटबंध विसर्पणी रोधिका किस प्रकार की स्थलाकृति है? तो ये निक्षेपित स्थलाकृति है ना, शाखा है निक्षेपित, है ना, निक्षेपित, है ना। नेक्स्ट देखिए, भौम जल से निर्मित स्थलाकृति अन्य किस नाम से जानी जाती है? मतलब भौम जल मतलब जो जल, भूमिगत जल से निर्मित स्थलाकृति को काष्ठ स्थलाकृतियाँ बोलते हैं। तो कौन सी बोलते हैं? काष्ठ स्थलाकृतियाँ बोलते हैं। जिप्सम किस प्रकार की एक उत्पत्ति वाली चट्टान है? तो जिप्सम है जो कठोरता वाली चट्टानें हैं, है ना। जिप्सम बहुत ही क्या है, कठोर है, तो कठोरता वाली, है ना, कठोरता वाली चट्टान है। नेक्स्ट देखिए, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम लिखिए। तो द्रव अवस्था में जो पाई जाती है और एक ही मात्र धातु है वह है क्या, पारा, मरकरी, है ना। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे कठोर धातु का नाम, तो वो है हीरा, है ना। पृथ्वी पे, ये आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे कठोर धातु है वो क्या है, हीरा है। तो अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट, सेल किसे कहते हैं। ये एक बार आप लोग क्वेश्चन एक बार जरूर देख लीजिएगा इसको रोक के, है ना। खनिजों के प्रकार एवं उसकी विशेषताएं, सेल चित्र से आप क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन की, नदी अपर्दन व निक्षेपण। तो देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो नदी के अपर्दन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ और निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो अपर्दन क्या होता है, जब वह काटना छांटना स्टार्ट करती है तो उसको क्या बोलते हैं, अपर्दन बोलते हैं। और जो जैसे कि मान के एक चट्टान है, चट्टान को नदी ने क्या किया, उसको उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसके छोटे टुकड़े किए, छोटे टुकड़े के बाद वह बालू में बदल गई, बालू को कहाँ पे रख दिया, और उसने बाढ़ के मैदानों में, है ना। तो वह क्या कहलाते हैं, निक्षेपण कहलाता है उसका, है ना। और अपर्दन क्या कहलाता है, उसका कटाव, काटा छांटा, ठीक है। ऐसी अब पवन के द्वारा अपर्दन और निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियाँ, हिम के अपर्दन और निक्षेपण से स्थलाकृतियाँ, आर्द्र एवं शुष्क प्रदेशों में प्रवाहित जल, आर्द्र मतलब गीला, नम, शुष्क माने सूखा, प्रदेश वाले प्रवाहित जल में कारक। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, हाँ, तो हम यहाँ पे देखते हैं सेल किसे कहते हैं, प्रकारों सहित व्याख्या कीजिए। तो आप लोगों को क्विक रिवीजन कराते हैं जल्दी से। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, भूपर्पटी के नीचे मिलने वाले, यानी जो सबसे ऊपरी परत होती है वह क्या कहलाती है, भूपर्पटी के नीचे मिलने वाले पदार्थ, जैसे ग्रेनाइट है, बालू का पत्थर है, चौक है ना, चूना पत्थर है, आदि भांति ये अप्रवेश से हो चट्टान या सेल कहते हैं। जो अप्रवेश हो यानी जिसमें से पानी या कोई भी उसका रिस ना हो, मतलब जो रिसाव ना हो, वह क्या कहलाती है, चट्टान, कठोर होती है वह चट्टान या सेल कहते हैं। इसकी उत्पत्ति के आधार पर सेलें 3 प्रकार की होती हैं, ये आप लोगों को पता ही होगा। एक तो आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, है ना।
तो जो आग्नेय होती हैं ये मूल चट्टानें होती हैं, इनका निर्माण होता है जब ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा इनका निर्माण होता है, ये धरातल पर आ जाती हैं। जब लावा ज्वालामुखी क्रिया द्वारा बाहर आता है, जब वह धीरे धीरे करके वो जम जाता है, वही कठोर चट्टान का रूप ले लेता है। और फिर ये इसी चट्टानों में सबसे ज़्यादा खनिज तत्व पाए जाते हैं। तो ये होती हैं प्राथमिक चट्टानें, इनको बोलते हैं आग्नेय सेल बोलते हैं, है ना, जो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा बाहर आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनके अवसादी सेल हैं। तो जो अवसादी सेल है वह धरातल पर बहने वाली हवा पानी निरंतर तोड़फोड़ करके बहुत से अजैव और जैव पदार्थों को निचले भागों में परत दर परत जमा करते रहते हैं। क्या होता है, जो अवसादी जैसे चट्टानें हैं मूल रूप से, उन अवसादी चट्टानों को हवा ने, पानी ने और कई बार पेड़ पौधे भी तोड़ देते हैं। आपने देखा होगा कि चट्टानों में पेड़ उगाते हैं और चट्टान कई भागों में टूट जाती है। तो इस तरीके से ये सब क्या होती है, इस क्रिया के द्वारा ये टूटते फूटते रहते हैं और एक जगह इनका क्या होता है, निक्षेपण होता जाता है। ये जमा होते जाते हैं कई हजारों सालों से, फिर वह निर्माण और फिर वह मिट्टी में ये बदल जाती हैं ये सेलें। तो ये जमाव ही कड़ी चट्टान में परिणत हो जाती हैं, जिन्हें ही अवसादी या परतदार चट्टानें कहते हैं। कई बार चट्टानों के ऊपर भी चट्टानें हो जाती हैं तो वह परतदार चट्टानें का रूप ले लेती है। नेक्स्ट देखते हैं जैसे चूना पत्थर है ना। तो अब आइए यहाँ पे देखते हैं कायांतरित चट्टानें। तो कायांतरित चट्टानें होती हैं जब अन्य चट्टानों का तापमान दबाव के कारण अपना रूप बदल देती हैं। जैसे कि हीरा है तो पहले कोयला बनता है, मतलब कोयले में परिवर्तित होता है। जैसे लकड़ी है तो वो क्या होती है, ये अगर ज़मीन में इसको गाड़ दिया जाए काफ़ी समय तक के लिए तो उसमें काफ़ी ताप की वजह से वह उसमें कोयले में बदल जाती है, और कोयला काय में बदल जाता है, फिर हीरा में बदल जाता है ना। उस पर बहुत ज़्यादा ताप और दाव पड़ता है तो वह हीरा में बदल जाता है। इसी प्रकार संगमरमर है कि पहले ये क्या होता है, चूना पत्थर होता है। चूना पत्थर के ऊपर जब बहुत ताप और दाव पड़ता है तो ये संगमरमर में बदल जाता है। ऐसे ही स्लेट होती है ना। नेक्स्ट है अब आपका वायु द्वारा, पवन या वायु के अपरदन व निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्थलाकृति आप देखना यहाँ पे कि जो वायु के अपरदन के द्वारा, तो यहाँ पे मुख्य रूप से है अपरदन द्वारा, है ना, कि जहाँ से इसका काट छांट शुरू होता है। तो ये होती है इंसेल वर्ग, है ना। तो ये जो दिख रही है ना आपको आकृति, ये इस तरीके से, है ना। तो ये जो स्थलाकृतियाँ होती हैं, है ना, ये कहीं यहाँ पे बन गए, फिर यहाँ पे गैप हो गया, ये हो गया, ये इस तरह ये पवन के द्वारा बनाई गई। मरुस्थलीय प्रदेशों में सेल पिंड के ऊंचे ऊंचे छोटे टीले बन जाते हैं, है ना, जिन्हें आच्छादन क्रिया द्वारा विलग हो जाते हैं, है ना। इनसे जो इनकी क्या है, जो मुलायम चट्टानें होती हैं वो वायु के द्वारा इनको उड़ा दिया जाता है, तो ये ऐसे बचे रह जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंसेल वर्ग कहा जाता है इनको, छत्रक शिला, है ना। तो छतरी नुमा आकृति, अब उसी को ही अब यहाँ पे देख लीजिए, जो अभी पहले बताया है आपको ये वाला हिस्सा, ये वाला इंसेल वर्ग वाला जो हिस्सा है ना। तो यहाँ अब ये है इसको छत्रक, है ना। क्या होता है कि ये छत्रक की इस तरीके की ऐसी स्टैचू सी बन जाती है ना। तो इसको छत्रक शिला बोलते हैं। छतरी नुमा आकृति बन जाती है तो उसको छत्रक बोलते हैं, या मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं भू स्तंभ, जो कठोर शैलें या गोलास्म के आवरण के द्वारा आरक्षित होता है। यह निकटवर्ती मुलायम शैलों के अपरदन के उपरांत एक स्तंभ के रूप में अवशिष्ट रह जाती हैं। ये स्तंभ होते हैं, जैसे कि छत्रक होता है, छत्रक से ही और काट छांट हो जाती है तो ये बिल्कुल प्लेन एक स्तंभ जैसा दिखाई देने लगता है ना। तो ये आरक्षित हो जाती है और एक तो यह क्या ऐसा इस आकृति का दिखने लगता है इस तरीके से, जैसे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने स्तंभ को रख दिया हो, है ना। तो इस स्तंभनुमा आकृति को ही भूस्तंभ बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वायु के निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो अभी तक देख रहे थे अपरदन से, और अब देखते हैं निक्षेपण से निर्मित लोएस। ये अत्यंत बारीक कणों से संबंध चूर्णशील सूक्ष्म रंध्री और पीले रंग की धूलि को पवन उड़ाकर ले जाती है और इसे स्थान पर निक्षेपित, किसी एक स्थान पर निक्षेपित कर देती हैं। उसको ही क्या बोलते हैं, लोएस कहते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं बलु का स्तूप। यहाँ पे इस तरीके की स्तूप की जैसी आकृति हो जाती है, जैसे सांची का स्तूप है उसी तरीके से इसकी आकृति हो जाती है। जैसे कि छत्रक देखा है आपने,
और जो भूस्तंभ है, तो उनकी जो मिट्टी होती है, मतलब उनके जो बालू के कण होते हैं, उसको उड़ाकर पवन एक जगह स्थायी रूप से उसको रख देती है ना। तो उसके रेत के जो छोटे छोटे टीले, जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ की या टेकरियाँ बन जाती हैं, तो उसको बालू स्तूप कहलाती हैं। ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनते हैं। ठीक है, तो ये इनको जरूर याद रखिएगा। इनके नाम बालू स्तूप किससे निर्मित है, या तो निक्षेपण से या फिर अपरदन से, है ना। ये क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बरखान, है ना। तो ये पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई बालू के निक्षेपण है। तो इस तरीके की आकृति जो है निक्षेपण से बनती है। इस तरीके की आकृति, है ना, इस तरीके से आकृति बनने लगती है ना। तो ये है अर्धचंद्राकार टीला, इसको बरखान बोलते हैं, है ना। ये नाम पक्का आएगा इनमें से कोई ना कोई एक, है ना। या तो वायु के द्वारा या नदी जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृति, या नदी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें ये चौथी जो यूनिट है वो हम आप लोगों को अगले लेक्चर में समझाएंगे। थैंक यू। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ना। थैंक यू वेरी मच।